हेलो 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 हेलो, वेलकम टू परिणाम सीरीज। जी हाँ बच्चों, क्लास 10th की एक अमेजिंग सीरीज हमने चला रखी है परिणाम, जिसमें आज हम बेटा लेके आए हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इससे रिलेटेड जो दूसरी वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे जा चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करो और दूसरे चैप्टर्स जैसे ह्यूमन आई और लाइट आप यहाँ आके देख सकते हो। और आज हम वो दोनों चैप्टर के नहीं बल्कि बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और इसमें भी आज हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी लेवल पे चैप्टर का एक तरीके से इंट्रोडक्शन होगा, और साथ के साथ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड करंट, ये टॉपिक बेटा आज हम देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में एनिमेशन होगा, आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल होगा, आज के लेक्चर में PYQs होंगे एंड व्हाट नॉट। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, और जो बच्चे पहली बार आए हैं वो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो स्वागत करता हूं बेटा फिर से सबका। सो वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और मेरा नाम है वरुण। जी हाँ, तो चलिए बेटा आइए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। आओ देखते हैं। सो व्हाट वी हैव, सो इनिशियली हम देखने वाले हैं व्हाट इज आवर टारगेट। बढ़िया से तुमने पहले दो चैप्टर देखे, फिर जो फिजिक्स का पार्ट था तुमने लाइट देखा, तुमने ह्यूमन आई देखा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी में हमको मोटा मोटा हम क्या समझने वाले हैं, टारगेट समझो। देखो, इलेक्ट्रिसिटी के मोटा मोटा दो इफेक्ट 10th में समझाए गए, ठीक है ना। कौन कौन से? एक है इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हमको बेटा इस हीटिंग इफेक्ट को, हीटिंग और हीट क्या है? एनर्जी। तो इस हीटिंग इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा समझना है, ठीक है ना। ये हमको इस चैप्टर में समझना है। अब हीटिंग इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझने के लिए हमको दो चार बेसिक चीजें समझनी है और उससे शुरुआत करनी है, जो कि है चार्ज। एक बार चार्ज समझ आ गया तो फिर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जैसे कि करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बेटा इनको समझेंगे, और इन तीनों से रिलेटेड जो लॉज हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको देखेंगे। वंस दिस इज कंप्लीट तो हम जंप करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पावर पे, और पावर के बाद सीधा आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको बेटा समझनी है, खत्म करनी है। अगर आप इसकी वेटेज देखोगे तो CBSE बोर्ड सबसे ज्यादा सवाल आपके इन तीनों पार्ट से पूछेगा, इन तीनों पार्ट से, ठीक है। ये आपके लिए चार्ज अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज आवर टारगेट। हम ये करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, और आज हम देखने वाले हैं सिर्फ ये और ये, ठीक है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए देखिए, तो हमारे पास है सबसे पहले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो बच्चों ध्यान से सुनना। देखो, हुआ क्या था, जो इजिप्शियंस थे ना और जो ग्रीक्स थे, इन दोनों ही सभ्यताओं में इनको थोड़ा बहुत आइडिया था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इनके टाइम में एक पदार्थ होता था एम्बर। क्या होता था? एम्बर। इन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से नोट करी थी कि जब ये एम्बर को ऐसे रगड़ते हैं तो जो सूखे पत्ते होते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे। तो वहां से एक तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज रुका हुआ है, उसकी नींव पड़ी। धीरे धीरे और लोग आए, उन्होंने इसको समझा कि अच्छा हुआ, ये कैसे हो रहा है। तुमने भी नोटिस करा होगा ना कि जब तुम सर्दियों में अपना ऐसे स्वेटर उतारते हो तो ऐसे पट 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 की आवाज निकलती होगी, या तुम कभी भी तुम्हारी टीवी की स्क्रीन जो बहुत टाइम से साफ नहीं हुई, तुम उस पर से हाथ फेरो तो वो पटपट आवाज होती होगी, या तुमने अपने दोस्त को ऐसे हाथ लगाया कि और भाई कैसा, और एकदम से झटका लगा हो, या डोर नॉब को खोला तो झटका लगा हो। ये सारी चीजें तुमने नोटिस करी होगी। ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है स्टैटिक चार्ज। जी हाँ, ये करवा रहा है स्टैटिक चार्ज। तो ये सारी इलेक्ट्रिसिटी की नींव पड़ी यहां से, और इन लोगों को भी आइडिया था। फिर और लोग आए, और मेन आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को थोड़ा सा मूल रूप दी, थोड़ा समझाया, और धीरे धीरे ये फील्ड ग्रो होती गई। और आज की डेट में सर निकोलस टेस्ला, थॉमस अल्वा एडिसन, इन लोगों ने का भी बहुत योगदान था,
और इन दोनों की वजह से आज जाके हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट है। और सिर्फ इन दोनों की वजह से नहीं, बहुत लोग हैं, फैराडे ले लो, लेंज ले लो, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतना योगदान दिया। मैक्सवेल का तो नाम भी नहीं है यहाँ, मैक्सवेल का नाम सुनोगे जब 12th में तो पता चलेगा भाई क्या तोप बंदा था, ठीक है ना। तो बहुत से लोग आए और उन्होंने जाके इसको समराइज करा। क्या बोलते 100 क्वेश्चनों की का एक आंसर कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी वो है जो तुम्हें चला रही है, जो मुझे चला रही है। एकदम से फेंक के मारूंगा तो तुम जो ऐसे पीछे होते हो वो तुम्हारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से है ना। तुम भाग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सकते हो, तुम देख मुझे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रहे हो, ये लेक्चर रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सब कुछ जो गवर्न कर रही है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से, मतलब चार्ज की वजह से। और जब ये चार्ज चलेगा तो करंट बनता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी यही है, इट इज नथिंग बट इट इज the rate of flow of charge. This is nothing but rate of flow of charge. इसी को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया सा इसका इंट्रोडक्शन मिला, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। तो अब हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में सबसे पहली चीज आता है कि सर चार्ज क्या है। तो हमको बेटा चार्ज को समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज कि भाई चार्ज असली में है क्या, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ध्यान से समझना। फर्ज करो हमारे पास एक व्यक्ति है, बहुत ही हिंसक एग्जांपल है लेकिन एकदम से समझ आएगा। देखो हमारे पास एक ये व्यक्ति है, लेट्स से इसका नाम है सैम, ठीक है ना। सैम जो है ही इज अ नॉटी बॉय। तो नॉटी बॉय को हमने बिल्कुल एक हॉलीवुड की मूवी की तरह ऐसे ऐसा लिटाया और ऐसे बीच में से ऐसे आरी से कच 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 करके काट दिया, ठीक ठीक है। देखते जाओ कि सर क्या करवा रहे, सुनो। काट दिया, इतना ही बचा है। अब इसको हमने यहां से काटा और इधर से भी काट दिया, ऐसे काट दिया। तो इसकी छाती, यहां क्या मिला हमें, हमको मिला सैम का हार्ट। ऐसे हार्ट निकाल ले, तो ये है सैम का हार्ट, ठीक है ना भाई। ये हार्ट है, ये जो तुम बनाते हो बकवास, ठीक है। हार्ट ऐसा होता है 4 चेम्बर वाला, ठीक। अब ये मिला हार्ट, हमको गुस्सा आया, हमने इस हार्ट को भी काटा। हमारे पास आ रही है भाई, ऐसी आ रही है, कुछ भी काट देगी। हमने हार्ट को भी काटा, तो हमें क्या मिला, हमको मिला हार्ट के अंदर के टिश्यूज, यानी हमको मिले कार्डियक टिश्यूज। हमने कार्डियक टिश्यूज को भी काटा, तो हमें क्या मिले, हमको मिले सेल्स, है ना। सर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने वाले थे क्या, बायो में आ गए। अरे सुन, सेल्स आ गए। हमने सोचो सेल्स को भी काटा और तब तक काटते गए जब तक हम एंड में ना पहुंच जाए। तो हमें एंड में क्या मिला, हमने देखा कि एंड में हमें एक अजीब सी चीज मिली है जिसके बीच वाले इस वाले पार्ट को कहा जाता है बेटा न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर ऐसे ना रिंग्स बने हुए हैं, रिंग्स। देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। मैं आपको एक तरीके से जो नील बोहर थे, मैं उनका एटॉमिक मॉडल से समझा रहा हूं, है ना। हालांकि आगे जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, लेकिन अभी हमने उतना नहीं समझा फिजिक्स, तो इसलिए ठीक है। तो ये मत करना और सर को तो आता ही नहीं, आता है भाई, तुम्हारे लेवल के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, तो ये रहा न्यूक्लियस और ऐसे बेटा कुछ रिंग्स मिले। फिर हमने देखा इस न्यूक्लियस के अंदर कौन थे, तो हमने देखा कि भैया इस न्यूक्लियस के अंदर थे, जी हाँ, इसके अंदर थे प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के साथ थे इसमें कुछ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और आवारागर्दी चारों तरफ कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। इसके चारों ओर आवारागर्दी कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स E माइनस, ये है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। हमने बोला अच्छा, अब हमने लिया ये इलेक्ट्रॉन, इसको काटने लगे, ये कटा ही नहीं, ये कट ही नहीं रहा। कह रहा कि भैया मुझे काटोगे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं ही हूं। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर देखा, न्यूक्लियस के अंदर तो कहां से जाइए, तो बंद है। न्यूक्लियस के अंदर कौन बंद है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये क्या है, ये बेटा बंद हैं, इनको तो निकाला ही नहीं जा सकता। तो एक जो फंडामेंटल पार्टिकल हमको मिला, वो कौन मिला, फंडामेंटल पार्टिकल कौन मिला, बढ़िया से फंडामेंटल पार्टिकल, वो कौन मिला हमें, वो हमको मिला इलेक्ट्रॉन। देखो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं है कि उसको देख तरीके से हम निकाल सकते हैं, छेड़ सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन
अगर काटोगे तो इलेक्ट्रॉन किसी और से नहीं बना, इलेक्ट्रॉन ही बेसिक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को और अंदर काटोगे तो तुम्हें क्वार्क्स पे आ जाओगे। हालांकि हम उसकी बात नहीं करने वाले, वो बहुत हम क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाएंगे, हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाना चाहते। तो मोटा मोटा तुम्हें ये समझ आ गया कि इन तीनों में जो फंडामेंटल पार्टिकल है ना, वो है इलेक्ट्रॉन। यस, दिस इज द फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन ही है जो सारी दुनिया गवर्न कर रहा है, जो सारी दुनिया चला रहा है। तो ये बात समझे। अब सर ये एग्जाम्पल से क्या पता चला? ये एग्जाम्पल से ये पता चला कि सैम, मैं, ये इंटरैक्टिव बोर्ड, ये कैमरा, तुम, टेबल, ये जितना भी मैटर है, ये जितना भी मैटर है, ये सब अल्टीमेटली किससे बना है? ये अल्टीमेटली बना है चार्ज से। ये अल्टीमेटली बना है चार्ज से। और चार्जेस की एक आदत होती है, क्या बेटा? चार्ज, अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ आ जाएगा ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुमने देखी है ये फोर्स, तुमने देखी है फोर्स। जैसे जैसे ये बलून, अब ये जो बलून है मेरे पास, ये जो बलून है मेरे पास, अगर मैं इसको कुछ चार्ज दे दूं फ्रिक्शन से दूं, देखो ये चार्ज दे दिया, ये चार्ज दे दिया। अब इसमें मैंने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गई। अब मेरे हाथ में यहाँ सर आप कैसे हो? मैं न्यूट्रल में, यार न्यूट्रल बॉडी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, अभी समझाऊंगा, समान है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी इसके पास लेके जाऊंगा तो मेरे हाथ का पॉजिटिव इस नेगेटिव बॉडी को खींचेगा। और ये तो होता है, ये तो होता है, देखो हो रहा है ना, ये देखो ट्रर, है ना, ये तो हो रहा है। फिजिक्स बढ़िया काम कर रही है ना काम, टंग। तो ये चीज हमको पता चली कि चार्ज जो है यही पूरी दुनिया में सब चीजों को बनाता है, और दो चार्ज आपस में अट्रैक्ट या रिपेल भी करेंगे। अगर मैं ऐसे दो गुब्बारे ले लूं तो वो एक दूसरे को चार्ज कर दूं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब चार्ज हर एक मैटर की सबसे बेसिक वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। क्या ये बात समझ में आई? चार्ज क्या है? ये फंडामेंटल, ये सबसे कैसी है? बेसिक, या इसको बेटा एक शब्द बोलते हैं इंट्रिंसिक। ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी? मैटर की, जिस वजह से मैटर किसी भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अच्छा सर, अगर दूसरी बॉडी ना हो तो भैया इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अब कैसे करेगा वो थोड़ा हायर क्लास के लिए, लेकिन आई होप तुम्हें चार्ज पता चला। अच्छा, यानी हम सब चार्ज से बने हैं, यानी हम सब की जो बेसिक प्रॉपर्टी वो चार्ज है। तो इसी तरीके से हमने चार्ज को डिफाइन करा है। अब सुनना, ये तो चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई कि ये क्या है, ये तो चीज समझ आ गई कि चार्ज क्या है। इट इज द बेसिक या फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ये मैटर है जिसकी वजह से कोई भी चीज अट्रैक्ट या रिपेल करती है। अब सुनो, सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को रहता है, सुनना सर, अब आप आगे जाके जब भी चार्ज बोलोगे तो हम किसको समझें? हम इलेक्ट्रॉन को समझे, हम प्रोटॉन को समझे, या हम न्यूट्रॉन को समझे? तो सर अगर मैंने बोला नेगेटिव चार्ज तो मतलब इलेक्ट्रॉन, ई पे नेगेटिव। अगर सर आपने बोला पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन है? नहीं, यही फंडामेंटल दिक्कत आज दूर करेंगे। सर प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अरे बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो छोड़ो उसको, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पे समझना। अभी क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का। आओ ये एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट समझो। सुनो, देखो सबसे पहले तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना चार्ज की, जो तुम अभी थोड़ी बहुत पढ़ोगे और 12th में तो बहुत अच्छे से बताई गई हैं, ये बॉडी चार्ज के ना हो के एक पूरी चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब समझना, एक एग्जांपल समझो। फर्ज करो हमारे पास ये कुछ कुर्सियां हैं, चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इन कुर्सियों पे लेट्स से हमने 3 जने यहां पर बैठे हुए हैं। लेट्स से 3 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ये है गर्ल्स। ठीक, 3 गर्ल्स बैठे हुए। अब इसको तुम ऐसा समझो, 3 गर्ल्स हैं और यहां पर 3 ही बॉयज हैं। ठीक है,
ये क्या है, 3 ही बॉयज हैं, ऐसे समझना। ठीक है, अब अगर तुम इन 6 को देखो तो तुम बोलोगे कि जितने गर्ल्स उतने बॉयज। क्लास में स्ट्रेंथ पूछे कैसी है, तो भैया 3 लड़के 3 लड़कियां, मतलब तुम बोलोगे कि भैया ये तो न्यूट्रल है, जितने लड़के उतनी लड़कियां। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट करो इनमें से कुछ लड़कियां क्लास छोड़ के चली गई, निकल गई, कुछ गर्ल्स, few girls left the class। तो अब तुम्हें क्या दिखेगा, अब तुम देखोगे कि भैया ये 3 लौंडे तो यहां है ही, और यहां पर जो लड़कियां थी बेटा वो चली गई, सिर्फ एक बेचारी लड़की बची, बाकी तो खाली। अब तुम देखोगे भी तो तुम क्या बोलोगे, अरे 3 लड़के 1 लड़की, मतलब यहां तो लड़कियां कम है, यहां तो लड़कियां कम है, तो तुम इसको क्या बोलोगे, लड़कियां कम, या बोल दो लड़के ज्यादा, तो मतलब तो एक ही है ना, तो तुम बोलोगे कि भाई यहां पर बॉयज आर इन मेजॉरिटी। उसी तरीके से अगर मान लो यहां पर कुछ लड़कियां और आ जाएं, few girls enter, तो तुम क्या देखोगे कि जहां पहले 3 गर्ल्स थी अब वहां गर्ल्स ज्यादा हो गई, 1 2 3 4, ये 4 गर्ल्स हो गई, 4 गर्ल्स, और बॉयज सिर्फ 2 रह गए, 2 बॉयज रह गए। तो तुम इस क्लास के लिए क्या बोलोगे, अगर तुम्हें बताना हो तो तुम यहां पे बोलोगे कि गर्ल्स मेजॉरिटी में है, बॉयज माइनॉरिटी में है, तो तुम यहां पे बोलोगे गर्ल्स इन मेजॉरिटी। ठीक है ना बेटा, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। यहां पर मैं एक तीसरा लड़का भी बना देता हूं, बेचारा लड़कों ने क्या पाप करा, लड़कियां ज्यादा आ गई, एक तीसरा लड़का भी है। ठीक है, लड़का तो उतने। अब देखो अगर आप इसको देखो, पूरे सिनेरियो को देखो, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि 3 लड़के 3 लड़कियां तो बराबर हैं, यहां लड़कियां कम हैं और यहां लड़कियां ज्यादा हैं। ठीक वैसे ही बेटा कोई भी जो बॉडी होती है उस बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, जो बाहर चक्कर काट रहे होते हैं, और कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 2 3 4। ठीक, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं तो बेटा ये बॉडी कहलाती है न्यूट्रल बॉडी। समझना, न्यूट्रल बॉडी। ठीक, लेकिन मैं न्यूट्रल बॉडी से बनाना चाहता हूं एक ऐसी बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। कैसी बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, तो ये काम मैं कैसे करूं, सर इसको थोड़े प्रोटॉन्स दे दो, प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन्स दे दो। नहीं, प्रोटॉन को कहां से दूंगा, कहां से लेके आऊंगा, अबे प्रोटॉन तो बंद है ना न्यूक्लियस के अंदर, मैं इसमें से प्रोटॉन कैसे निकालूंगा, पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही अनस्टेबल हो जाएगा। अरे भाई तबाही मच जाएगी अगर एक प्रोटॉन इसके अंदर से निकाल दिया तो, प्रोटॉन नहीं निकाल सकता। इसका मतलब अगर मुझे इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं क्या करूं, प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकता है पॉजिटिवली चार्ज, तो मैं क्या करूं, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूं, इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अपने आप ही ये पॉजिटिवली हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स लीव कर गए, इसने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर आपको मिलेगा, मतलब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, और अंदर क्या प्रोटॉन्स तो एज इट इज हैं, 1 2 3 4, तो बेटा ये बन जाएगी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। नेट चार्ज कितना है, नेट तो पॉजिटिव ही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन माइनस 2 प्रोटॉन और बचे, तो ये बन गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। उसी तरीके से अगर मैं इसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना चाहता हूं तो क्या करूं, सर इसके प्रोटॉन्स निकाल लो, तो कर ही नहीं सकते, सर इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दो, मतलब इसके प्रोटॉन तो उतने ही हैं लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे दिए, 1 2 3 4 जो पहले थे हमने और दे दिए 5 6। अब ये कैसी बन गई, ये बन गई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये बन गई। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है,
इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए हैं बेटा, एब्जॉर्ब हुए हैं। सर इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला? इससे आपको यह पता चला कि जब भी मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज, कि यहां बहुत पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है। जैसे यहां पर अगर गर्ल्स लीव कर जाएंगी तो बॉयज मेजॉरिटी में है, क्यों? क्योंकि बॉयज तो रहेंगे, क्योंकि गर्ल्स यहां पर कम है, गर्ल्स लीव कर गई। समझ गए? असली में बॉयज मेजॉरिटी में नहीं है, बॉयज उतने ही थे, अरे गर्ल्स निकल गई इसलिए बॉयज मेजॉरिटी में हो गए, है ना? सर मतलब आप बॉयज के हिसाब से नहीं पढ़ाओगे? नहीं, हम गर्ल्स के हिसाब से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे हम हर चीज। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, यहां क्या हो गया बेटा, यहां हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यस, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी बन गई पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो जाए, सरप्लस हो जाए, इलेक्ट्रॉन इन सरप्लस, तो ये बॉडी बन गई नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब मैं अब जब भी बोलूं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव बॉडी का मतलब है वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब भी मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज, जैसे बैटरी अपन बनाते हैं ना, बैटरी में एक प्लस माइनस ऐसे बोलते हैं ना, प्लस माइनस, तो इस प्लस का मतलब क्या है कि यहां पे प्रोटॉन्स हैं? नहीं, यहां प्लस का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्या कॉन्सेप्ट आया? क्या मामला समझ आ रहा है कि अच्छा मतलब सर जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, मैं तो पॉजिटिव प्रोटॉन मानता था। नहीं भाई नहीं, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, नेगेटिव का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन सरप्लस है, सरप्लस। सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहां पर प्रोटॉन को मत मानना, ऐसा मत समझना कि इसमें ये तो प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, क्योंकि तुम उसको प्रोटॉन मानोगे ना तो तुम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करोगे, तुम यहां से प्रोटॉन निकालोगे। कहां से निकालोगे? न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, तुम नहीं निकाल सकते। क्या ये बात समझे? तो यहां पर हमारे पास चार्ज बॉडीज का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। यानी अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। और पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। चलो देखते हैं कौन समझा पाता है। क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा या नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा? बोलने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते हैं तुम में से कौन पहले बता पाता है। तो आइए, अभी तक हमने ये जो देखा उसको समझते हैं। तो सच्चाई ये है, असली में मेन कौन है? मेन कौन? आई एम द वन। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन ही है। इसी का लेना जाएगा, यही है, इलेक्ट्रॉन ही है। क्या बात समझे? तो इलेक्ट्रॉन ही है जो सारे काम कर रहा है। यानी अब इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब सबसे बेसिक, बच्चों को ये नहीं समझ आता, सबसे बेसिक, ठीक है, प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स क्यों? अभी अट्रैक्ट करके दिखाया था ना, फोर्स लगती है, तो इस चार्ज की वजह से फोर्स लगती है। तो ये हर मैटर की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करी जाती है। ठीक, तो ये हो गया चार्ज। कितने तरीके के चार्ज बने? मैंने यहां पे कितने तरीके के चार्ज बताए? दो ही तो बताए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यानी आपके पास कितने तरीके के चार्ज पॉसिबल हैं आपके लिए? तो आपके पास दो तरीके के चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आपके पास हैं बेटा। एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। बेटा अगर नेगेटिवली चार्ज को हम ऐसे E माइनस बोलते हैं और ये तो प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन रहेगा P। अब सुन लो, पॉजिटिव चार्ज बॉडी में हम क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये याद रखना। लेकिन अगर फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो उसकी टेबल मैंने याद दे रखी है कि एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। बेटा ये डेटा है। डेटा क्या है सर, हमें याद करना है? बिल्कुल याद नहीं करना। यहाँ पे मास दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे और एक न्यूट्रॉन पे कितना मास है। अगर तुम याद कर सकते हो तो बढ़िया है। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है बेटा 9.1 × 10⁻³ kgs,
और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास जो होता है वो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो लगभग बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, अगर कोई चार्ज की बात करें तो जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों पे सेम ही चार्ज होता है। क्यों सेम चार्ज होता है? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मैंने क्या बताया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का नेचर अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन डेफिशिएंसी में है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है लेकिन डेफिशिएंसी में है, और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है। तो हम यहां पर दोनों का अगर मैग्नीट्यूड पूछे कि एक चार्ज पे कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना चार्ज है, तो बेटा याद रखना प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों में सेम, बस एक माइनस और एक प्लस। सर इसमें से ये प्लस वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये माइनस का 1.6 ये प्लस का 1.6, नहीं। आज से ही अभी से ये याद रखो कि फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ मैथ्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये वाइब भी बताता है, ये डायरेक्शन भी बताता है, समझ गए ना, ये फील भी बताता है। अरे यार तुम्हारा कोई दोस्त होगा, तुम्हें लगता है यार बड़ी पॉजिटिव वाइब है इसके साथ, बढ़िया लगता है, कंप्लीट लगता है, ऐसा लगता है जीवन सुधर गया है। और कोई और होता होगा जिसकी शक्ल देखते के साथ ही कह रहे हैं यार आज तो दिन खराब हो गया है, बड़ा ही नेगेटिव वाइब है। नेगेटिव का मतलब क्या, वो मैथ्स वाला माइनस वाली वाइब है? नहीं, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाइब है। तो वही यहां पर बता रहा है। तो याद रखो फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो डिनोट डायरेक्शन एंड टाइप बोलो या नेचर बोलो, इसको भी फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव दर्शाता है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बॉडी का सेम मैग्नीट्यूड होगा, नेगेटिव सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हमको नेचर पता लग जाए, समझे ना। तो ये चीज याद रखना। सो दिस इज चार्ज। अब हमारे पास और क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? तो चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलम। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। टाइप्स मैंने आपको बताया दो हैं। सर ये क्या आपने लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं लिखा, इस पे ध्यान मत दो। न्यूट्रॉन को तो तुम देखो ही मत, इसको तो तुम देखो ही मत, ठीक है ना। ये बस डेटा दे रखा है, तुम्हें देखना है तो देख लेना, याद कर सकते हो तो कर लो, वरना ये आपको डेटा मिलेगा। फॉर्मूला, सर इसका कोई फॉर्मूला तो होगा ना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अब ध्यान से समझना। अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो इस एग्जाम्पल से हमको ये पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सुनना बेटा, यहां से पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, यहां कितने, 2, इसका मतलब कितने गए, 2 ना। यहां कितने, 4, और यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6, मतलब यहां कितने आ गए, 2 आ गए। यहां पे +2 आ गए इलेक्ट्रॉन और यहां से -2 इलेक्ट्रॉन चले गए, चले। इसका मतलब मैं ऐसे पूछूं कितना चार्ज चला गया, सर अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 कर लो, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से कितना चार्ज चला गया, सर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चला गया। और यहां कितना आ गया, सर इतना ही, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए तो इतना ही चार्ज लेके आए। इसका मतलब हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन अगर निकला या इलेक्ट्रॉन अगर आया तो या तो 1 आएगा या 2 आएंगे या 3 आएंगे या 4 आएंगे या 100 आएंगे या लाख आएंगे। कभी आधा पौना इलेक्ट्रॉन नहीं आता। कभी ऐसा होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन आया, आधा इलेक्ट्रॉन मतलब तुम ई ऐसे बनाते हो इलेक्ट्रॉन का तो सर इतना आ गया इलेक्ट्रॉन, पर ऐसा थोड़ी होता है, पूरा पूरा आता है ना। जैसे तुम्हारे दोस्त, तुम अपने दोस्त से पूरी दोस्ती करते हो ना, ऐसा तो नहीं कि आज इसके सर से दोस्ती है, कल इसके हाथ से दोस्ती होगी, फिर टांग से दोस्ती होगी, ऐसा तो नहीं होता ना, पूरे पूरे से दोस्ती होती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो या तो 1 होगा या मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 आएंगे या 3 आएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कभी बेटा आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। मतलब तुम बोलो सर 10/3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ऐसा चक्कू लेके पेट में आ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ऐसा। इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा आएगा, चार्ज पूरा पूरा आएगा, 1 2 3। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा ना, टोटल चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का
इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, Q इक्वल्स टू NE ही होगा। देखो ऐसा ही होगा, यहां पे प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस ये बताता है कि भैया कौन सा, अगर प्लस आ गया तो पॉजिटिव, नेगेटिव लगा दिया मतलब नेगेटिव बॉडी हो गई, है ना। देखो तुम प्लस माइनस से ये भी बता सकते हो कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया या आया। जैसे मान लो पॉजिटिव आंसर आया तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए, तभी तो नेट नेचर पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन आ गए, समझे, ये भी पता लगता है। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज होगा ना वो N टाइम्स ऑफ E ही होगा। मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, ये हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता बेटा, आधा पौना नहीं हो सकता, 1/2E नहीं हो सकता, 3/2E नहीं हो सकता। क्या ये बात आप समझे, ये बात आप समझे। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक। तो यहां पर हमारा चार्ज होता है खत्म। अब होती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी याद रखो, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है, अरे मैंने तुम्हें दिए 10 रुपए, फिर दे दिए 10 रुपए, फिर दे दिए 10 रुपए, टोटल पैसे कितने हो गए। हाँ, अब उन 30 रुपए में से अगर मैंने 5 रुपए निकाल लिए तो अब कितने हो गए, हाँ तो 25 हो गए ना। तो चार्ज भी ऐसे ऐड या माइनस होता है, तुम चार्ज ऐसे दो ऐसे दो ऐसे दो। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब +2Q +3Q +7Q -2Q, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, और 2 से 2 कट गए तो ये 10Q चार्ज हो जाएगा, खत्म। इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। अरे इसका मतलब यही है सर, Q क्या है, Q बेटा सिंबल है, सिंबल चार्ज का जो सिंबल है वो ये होता है Q, टोटल चार्ज का होता है +Q, ये याद रखना, ठीक है ना। अरे यार आलसी आदमी, हम पूरा चार्ज CHARG इतना कौन लिखेगा, तो अपन Q बना देते हैं सिंपल, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q क्या है, +-NE। सर बोर्ड में ये भी पूछेंगे क्या, अरे नहीं पूछेंगे, तुम्हारी एक्स्ट्रा, हम सिर्फ, अरे CBSE ही अब CBSE बेस पे पेपर नहीं ले पाता, हाई लेवल पे लेता है, तो हमको भी तो अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए बता रहा हूं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब E की पावर, मतलब E टाइम्स ऑफ N है। याद रखना, N कांट बी इन फ्रैक्शन, ये याद रखना, ठीक बेटा। आगे आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा ढंग से बताते हैं। वो पढ़ा था ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वही चीज है यहाँ पे चिप। तो चार्ज भी बिल्कुल वैसा ही है। अब 12th में होते तो मैं इसको थोड़ा डेप्थ में बताता, लेकिन अभी मैं तुम्हें यही बता रहा हूं कि बेटा जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये हमेशा बेटा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड का मतलब क्या है, ना मर सकता है ना पैदा हो सकता है। ब्रह्मांड जब बना होगा ना, तो जितने चार्ज तब थे उतने चार्ज आज भी हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। और ये तो तुम पढ़ ही चुके हो कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास दो बॉडी है जिसमें सेम चार्ज है, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये दो बॉडी है, या नेगेटिव और नेगेटिव, ये बॉडी है, तो बेटा ये दोनों और ये दोनों ये कभी पास आना चाहेंगे, सेम चार्ज हमेशा, सेम चार्ज लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेगा। तो मतलब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, दूसरी की तरफ दूर रहना चाहेंगे, दूर हो जाए यार, बचपन से देख रहा हूं तुझे, दूर हो जाए। लेकिन जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है अनलाइक चार्ज, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। कि सर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, मतलब यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये मतलब है इसका, ये याद रखना। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ खत्म होती है। तो यहाँ पर बेटा मोटा मोटा चार्ज होता है खत्म। आइए देखते हैं इसके कुछ बढ़िया से क्वेश्चन। अगर अब तक मजा आ रहा है तो अपने नोट्स बनाते चलो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलो। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमको ये तो पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ये तो हमें पता है।
लेकिन वो ये कह रहा है कि एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए। तो इसमें क्या दिक्कत है, बना दो। यहां 1c करना है ना, तो यहां पे 1c रखो, इसको उठा के यहां फेंक दो। अब इतना तो भैया मैथ्स तुम्हें आता होगा कि जब ये इधर आएगा तो इसके पैरों में आएगा और चरणों में आके प्रणाम कर देगा, अरे ये हटा रहा हो, तो नंबर 1c यहां लिखा है, सिंपल। अब एक को 1.6 से भाग देना है, काटना है, तो तुम भी काटो मैं भी काटता हूं, देखते हैं किसका पहले होता है। जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है काटा पीटी करने में वो देख लो, बहुत बेसिक तरीके से काट के दिखा रहा हूं। देखो 1 को एज इट इज लिख दो। अब ये 1.6 का डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 10/16, ठीक। अब ये 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर फेंक दो, ऊपर फेंक दो, तो ये हो जाएगा 10⁻+19। देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इस 10 के पावर 19 से बोलो कि एक 10 मुझे उधार दे दो बाबू, तो इससे एक 10 ले लोगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 8 18। अब 100 और 16 को काट दो, आ जाओ, बचपन में सीखा था सर, काटो इसको, काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9 10, 4 पंजे 20। यार मैं स्लो नहीं चल पा रहा, ठीक है, आगे काटो, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 10, 4 दूनी 8 9 10, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम का चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? अबे तुम इसकी फील समझ रहे हो? अबे तुम फील नहीं समझ रहे इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। कितने? 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़। इसके आगे तो मैं बोल भी नहीं सकता, इसके आगे तो मैं बोल भी नहीं सकता। इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स लगेगा मात्र एक कूलम का चार्ज बनाने में। क्या ये बात समझ आई? क्या फील समझ आई? ग्रेट। आगे देखो, आगे तुम्हारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है, कैन अ चार्ज ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एग्जिस्ट? क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? अब सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम सकता है, वो भी कितना लेके घूम सकता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे छोटा तो हो नहीं सकता। और ये कितना है? 1.2, 1.6 से कम। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल ही नहीं। इज दिस क्लियर? ग्रेट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ मटेरियल। देखिए टाइप्स ऑफ मटेरियल में क्या है, दो तरीके के मटेरियल होते हैं बेटा। एक होता है आपके कंडक्टर, दूसरे होते हैं इंसुलेटर। अब ये कंडक्टर क्या होते हैं? मोस्टली मेटल्स आपको कंडक्टर, मोस्टली सारे नहीं, मोस्टली मेटल्स आपको कंडक्टर मिलेंगे। सर वो तो हमने बचपन में पढ़ लिया था, अभी क्यों पढ़ा रहे हो? अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर आप चार्ज के रूप में देखो ना, तो कंडक्टर जो है ना वो एक चार्ज के लिए प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड। हाँ, चार्ज जब यहाँ आता है ना, चार्ज जब यहाँ आता है तो बड़ा खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, खुश, बढ़िया से घूम सकता है, इधर उधर जाएगा, मस्ती करेगा। लेकिन जो इंसुलेटर होता है वो चार्ज के लिए जेल है, जेल। चार्ज यहाँ पर आके उदास हो जाता है भाई, उदास। चार्ज यहाँ आके यार बैठ जाता है, बस इधर उधर जा नहीं सकता। लेकिन यही कंडक्टर है तो उस पर वो जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे ये रबड़, जैसे ये देखो, ये क्या है? रबड़ है, एक तरीके का इंसुलेटर है। इस पे अगर मैं चार्ज डाल दूं, इस पे अगर मैं चार्ज डाल दूं, ये मैंने चार्ज डाल दिया। अब इस हिस्से पे चार्ज डाला है, चार्ज यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ से दूर नहीं निकल पाएगा, चाह के भी नहीं निकल पाएगा। बहुत मुश्किल है इस पे से चार्ज निकालना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो अब ये उधर घूम गया, मैं हाथ लेके आऊंगा तो देखो वापस इधर घूम गया, चार्ज का हिस्सा मेरी तरफ फेस कर गया। देखो अभी ऐसे, अभी उधर घूम गया, अब मैं हाथ से घुमा देता हूँ, देखो इधर घूम गया। अब चार्ज उस तरफ है, लेकिन मैं जैसे हाथ करूंगा ये वापस मेरी तरफ घूमेगा और अट्रैक्ट होगा। लेकिन इसमें से चार्ज निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे को चार्ज निकालना है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बॉडी, मेरी बॉडी कंडक्टर है, तो चार्ज इससे होकर जमीन में जा रहा है, जमीन में जा रहा है। मैं इसमें से चार्ज निकालना चाह रहा हूँ कि इसमें से चार्ज निकल जाए, चार्ज निकल जाए, अच्छे से निकल जाए। अब इस चार्ज निकालने के प्रोसेस में कितना चार्ज इसमें आ भी रहा होगा, ये भी बहुत दिक्कत है, ये भी बहुत दिक्कत है, ये भी बहुत दिक्कत है। देखो अब चार्ज कम बचा है, पहले से चार्ज बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले से कम है काफी, ठीक है ना। तो इंसुलेटर पे से चार्ज को निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। लेकिन यही अगर एक कंडक्टर हो, कंडक्टर मतलब तुम कोई भी मेटल ले लो, जैसे मान लो ये, ऑल्दो दिस इज प्लास्टिक आई बिलीव, लेकिन अगर कोई भी कंडक्टर ले लो, मतलब तुम लोहे का स्केल ले लो, ठीक है, और लोहे के स्केल को ऐसा सर पे रगड़ के ऐसा रगड़ते जाओ। अब बलून छोड़ो, पेपर के पीसेस, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, तुम नहीं कर पाओगे,
क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जितना चार्ज तुम इस पर डाल रहे हो, चार्ज तो फ्री है, वो सारा तुम्हारे हाथ से होके ग्राउंड होके जमीन में जा रहा है, उस पर कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये याद रखना कि कंडक्टर के लिए चार्ज एक तरीके के से खुला प्लेग्राउंड है और इंसुलेटर के लिए चार्ज एक तरीके का जेल है। तुम्हारे घर के पास जो खंबे हैं, खंबे उसमें देखो ऐसे तुमने देखा होगा, ये ऐसा रखा होगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये ना पोर्सलीन का होता है, पोर्सलीन का होता है, और ये इंसुलेटर ही होता है, इंसुलेटर। ये जो तारों में करंट दौड़ रहा है ना, तो ये करंट खंबे के थ्रू नीचे ना आ जाए, तो ये पोर्सलीन के इंसुलेटर लगाए जाते हैं खंभों में, तो ये इंसुलेटर है। अब कोई बंदा चिपक गया, तो अगर चिपक गया तो तुम उसे लोहे का डंडे से अलग करोगे या लकड़ी के, ताकि उसके लिए चार्ज होगी जेल। तो जैसे तुमने उसको अलग करा, चार्ज बहते हुए तुम्हारी बॉडी में ना आ जाए। तो ये है सिंपल इंसुलेटर और कंडक्टर, आपको ये पता रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आओ कॉन्सेप्ट समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। चार्ज का कॉन्सेप्ट अब वो होता है खत्म। अब आगे सुनो सर, करंट क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेन है ही चार्ज। करंट तो हमने खुद बनाया है अपनी सहूलियत के लिए। सर क्यों, ऐसा क्यों करा? अरे 1.6 × 10⁻⁻19 कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तुमने ताज़ा दुकान खोल दी, तुम्हारे पास पहले ही जो कस्टमर आया उसने बोला भैया 3.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा कोई गंदी सी वैल्यू बता दी कुछ कि भैया इतने इलेक्ट्रॉन वाला बल्ब दे दो। अबे इतना पढ़ा लिखा होता तो क्या मैं दुकान में गल्ले पे बैठ के बल्ब बेच रहा होता? एक आम व्यक्ति इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तुम उसको बोलो भैया 1 एम्पियर 2 एम्पियर या ऐसा करके तुम बल्ब मांगो, तो उसका जुगाड़ फिर भी है, उस पर डब्बे पे लिखा होता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू से दुनिया कैसे चले? ये नहीं चल सकती। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट इजाद करा। और इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट है क्या? तो बड़ा आसान है। देखो, मान लो ये जो है, ये मान लो एक चार्ज है, ये चार्ज मैंने रखा यहाँ, ठीक है। अब हुआ क्या, ये रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अब ये चार्ज चल पड़ा, ये चार्ज इधर चल पड़ा। तो जैसे ही चार्ज इधर चला ना, तो हमने बोला कि इसके चलते ही एक नई क्वांटिटी ने जन्म ले लिया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जी हाँ, याद रखो कि ये था इलेक्ट्रॉन, ये इधर जाना स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही इधर आया हमने बोला एक नई क्वांटिटी आ गई जिसका नाम है, ये तो था इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है, नई क्वांटिटी जो आई जिसका नाम है करंट। करंट इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे। अब याद रखना, इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां तो करंट यहां। आप खुद सोच के बताओ, अगर चार्ज ऊपर से नीचे गया तो करंट नीचे से ऊपर, चार्ज यहां से यहां गया तो करंट यहां से यहां, चार्ज खिड़की से आया और दरवाजे से निकल गया तो करंट दरवाजे से आएगा खिड़की में जाएगा। ये बात समझ आई? इन दोनों की डायरेक्शन बेटा हमेशा ऑपोजिट होती है। तो याद रखना, चार्ज जैसे ही चलता है तो एक नई क्वांटिटी जन्म लेती है जिसका नाम है करंट। अब सर ये तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये थोड़ा लिखेंगे चार्ज के चलने पे करंट, इसको जरा फैंसी टर्म्स में बताओ। तो बेटा इसको बोल दिया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बहने की दर को ही हम करंट बोलते हैं। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चार्ज कितनी तेजी से चल रहा है और कितना सारा चार्ज चल रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। मान लो एक जगह 10 चार्ज जा रहे हैं, एक जगह एक ही चार्ज जा रहा है, तो ये 10 चार्ज ज्यादा करंट बनाएंगे। ये 10 चार्ज इस एक चार्ज से बहुत तेजी से जा रहे हैं, ये बेचारा स्लो चल रहा है, ये तेज चल रहे हैं, तो ये और भी ज्यादा करंट बनाएंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है बेटा, वही होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्यों बनाया? अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अब आइए इसके बारे में 2-4 चीजें देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा इसका सिंबल क्या है? तो कैपिटल I से बेटा इसको हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? तो अभी बताया ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब हो जाता है समय। जहां भी रेट शब्द आ जाए उसका मतलब है समय, मतलब चार्ज के बहने की दर, कितना चार्ज कितने टाइम में निकल जाता है। तो बेटा इसका फॉर्मूला बनेगा I = Q डिवाइडेड बाय T, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। बेटा ये इसका फॉर्मूला है। तो दिस इज द फॉर्मूला I = Q डिवाइडेड बाय T। सर इसकी यूनिट क्या है? यूनिट बता दो सर। तो यूनिट, कभी भी फिजिक्स में यूनिट याद, अगर तुम याद कर सकते हो तो बढ़िया है, मेरे को तो याद होती नहीं, मैं तो भाई तुरंत तभी के तभी बनाता हूँ।
तो यहां ध्यान से देखो, I किसके बराबर है, ऊपर Q नीचे T। बेटा चार्ज की यूनिट मैंने अभी पीछे क्या बताई थी, कूलम, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड, यानी इसकी यूनिट है कूलम, कूलम पर सेकंड। समझे? अब दिक्कत यह है कि कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड करंट कितना है सर, 3 कूलम पर सेकंड, 5 कूलम पर सेकंड। हम आलसी हैं यार, हमको कूलम पर सेकंड बोलने में मौत आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी एक और यूनिट बना लेते हैं, बढ़िया सी यूनिट जो बोलने भी बढ़िया और आसान हो। वो क्या है, क्या है, एम्पियर। जी हाँ, उसकी जो दूसरी यूनिट है एम्पियर, ये बहुत फेमस यूनिट है एम्पियर। तो ये हमारी चलती है एम्पियर, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मीटर। अब सुनो, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि अभी तो ये एक क्वांटिटी है, फिर वोल्टेज आएगा, फिर रेजिस्टेंस आएगा, फिर पावर आएगा, फिर एनर्जी आएगा। सर इन सबके मीटर कैसे याद रखेंगे, मैं तो पगला जाऊंगा, छोड़ देता हूं सर मैं पढ़ाई। नहीं, जुगाड़ सुनो, जुगाड़। क्या मैं तुम्हें बताने वाला हूं, जुगाड़। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ तुम्हें सारे जुगाड़ बताते जाऊंगा। जुगाड़ ये कहता है कि जब भी तुमको ऐसी मीटर याद रखना हो, तो तुम जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मीटर नापना मतलब याद रखना चाह रहे हो ना, तुम उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उठाओ। यूनिट कौन सी यूनिट सर, ये फेमस यूनिट उठाओ, ये फेमस है एम्पियर, और इस यूनिट के आगे मीटर लगा डालो, खत्म। खत्म हो गया, खत्म हो गया। देख देख कैसे, एम्पियर, एम्पियर। तो जो मीटर एम्पियर को नाप ले, तो पहले फेमस यूनिट लिखी एम्पियर, एम्पियर, और इसके आगे लगा दिया मीटर, मीटर, एम्पियर मीटर, है ना। अब एम्पियर मीटर बोलने में भी मौत आ रही है, इसको जरा शॉर्ट करो, तो शॉर्ट में अपन इसको एम मीटर बोल देते हैं। बताओ समझ आया कि नहीं, एम मीटर बेटा, एम मीटर, एम मीटर। एम मीटर नापता है करंट को, जैसे ऐसे ही। दूसरा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो फेमस यूनिट है ओम। जो ओम को नाप ले वो बन जाएगा ओम मीटर। चमका ना, मजा आया ना। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, जो मीटर वोल्ट को नाप ले वो बन गया वोल्ट मीटर, ठीक है। एनर्जी की यूनिट तुम एनर्जी ही मान के चलो, है ना, एनर्जी की यूनिट एनर्जी, तो जो एनर्जी को नाप ले वो बन गया एनर्जी मीटर। पावर की यूनिट होती है वाट, जो वाट को नाप ले वो बन गया वाट मीटर। खत्म भाई, तेरे को ऐसे ही याद हो गए। मजा आया कि नहीं आया तो भाई सब्सक्राइब कर यार, लाइक कर चैनल को बढ़िया से, ठीक है ना। ये चीज समझ आई तो सो दिस इज द यूनिट। अब एक चीज यहां पर बहुत तंग कर रही है, सर ये क्या है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या, कन्वेंशनल, पुरानी बातें ये सारी। कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सुनना सुन। देखो पहले जब ये चीजें इजाद हो रही थी ना, तो ऐसा माना जाता था कि करंट जो है ना वो बन रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। लेकिन हमने अभी पता चलाया, लगाया और बताया, पता क्या लगाया, बताया कि पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन तो बंद है न्यूक्लियस के अंदर, वो बंद है ना। बाद में पता चला रही है तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लेकिन हमने किताबें छाप डाली हैं उसमें तो यही लिखा है। तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, उसको ठीक करने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। काम करते हैं, हम डायरेक्शन अलग अलग कर लेते हैं। असली में करंट इलेक्ट्रॉन बना रहा है, लेकिन पुरानी चीजें पॉजिटिव चार्ज से समझी जाती थी, तो इसलिए ये कह दिया कि जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है ना, वो होता है करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैंने तुम्हें यहां बताया ना कि इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो करंट यहां जा रहा है। ये तो हमारी है न्यू करंट, ये तो है न्यू करंट, न्यू करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये सब अरे ताजा ताजा पढ़ रहे हैं ना अभी हम, ये सब एनसीईआरटी नहीं कहता। एनसीईआरटी कहता है कि हम तो कन्वेंशनल तरीके से चलेंगे। तो कन्वेंशनल तरीका क्या था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो करंट यहां जा रहा है। और कन्वेंशनल करंट कैसे माना जाता था कि करंट की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन के हिसाब से अगर करंट यहां जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहां जा रहा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज यहां जा रहा होगा, तो करंट भी यहां जा रहा है। बेटा ये और ये ऑलमोस्ट बराबर ही है, मतलब तो सेम है ना। अरे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट जा रहा है
है ना। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट बनाता है और इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट चलता है। ये पहले माना जाता था, समझा जाता था, इसलिए इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। देखना तुम, यही रीजन है जब तुम आगे बैटरी या सेल पढ़ोगे या तुम्हारे स्कूल में होगा तो टीचर तुम्हें बोलेगा कि देखो ये बैटरी सेल है, ये सेल है बेटा, और तुम्हें बोलेगा कि बेटा यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला 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 और ऐसे चला, और करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है तो आई भी ऐसे चला। लेकिन सच्चाई क्या है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी चल सकता है, पॉजिटिव तो बंद है, इलेक्ट्रॉन चलता है। क्या ये बात समझ आई? ग्रेट। तो यहां इसका मतलब यही है, तो करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन अपन पकड़ के चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास एमीटर। सर एमीटर क्या है, अभी बताया ना। अब सुनो, हुआ क्या था, एमीटर सबसे पहले नहीं बना, पहले बना गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बताता हूं ये क्या करता था। गैल्वेनोमीटर मतलब दादाजी, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है कि करंट को नाप सके, लेकिन बता सकते हैं कि यहाँ करंट है ना। वो जो होता है ना कि जरा देख के आके कोई दिख रहा है क्या, कोई दिख नहीं रहा, बस ये है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कौन है, बस देख के बता सकते कोई खड़ा तो है। तो गैल्वेनोमीटर पहले एक मीटर हुआ करता था जिसका काम होता था टू डिटेक्ट द करंट, टू डिटेक्ट द करंट। ये बेटा करंट को डिटेक्ट करने के काम आता था। एनसीईआरटी तुमसे पूछती है गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, कुछ नहीं नापता, डिटेक्ट करता है क्या, करंट। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इन दोनों के बीच, इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं। सो गैल्वेनोमीटर ऑलवेज डिटेक्ट द करंट। फिर हमारे पास गैल्वेनोमीटर से ही बना एमीटर, गैल्वेनोमीटर से ही बना एमीटर। बना कैसे, आ जाओ 12वीं में बता दूंगा, ठीक है, अभी इसको इतना डेप्थ में बताने का फायदा नहीं। तो करंट अगर नापना है तो यूज करना पड़ेगा एमीटर, इससे ही बना एमीटर। तो एमीटर क्या करता है, ये क्या करता है, इट मेजर्स द करंट, और गैल्वेनोमीटर इट डिटेक्ट्स द करंट। ये फर्क याद रखना आप, ठीक है। चलो अब 2-4 चीजें देख लेते हैं जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। करंट रेटिंग, ये क्या होता है, करंट रेटिंग का मतलब ये होता है, आपको ये पता चलता है कि कोई भी मीटर कितना करंट नाप सकता है। अब करंट रेटिंग कभी बहुत ज्यादा नहीं होती, करंट कभी आपको 700 एम्पियर, 500 एम्पियर, 50 एम्पियर ऐसा नहीं होगा। करंट की वैल्यू हमेशा कम रहती है, याद रखना। तो करंट रेटिंग आपको किस में मिलेगी, देखो आपको मिलेगी या तो माइक्रो एम्पियर में, या मिलेगी मिली एम्पियर में, या सिंपल एम्पियर में। इसका मतलब या तो करंट मिलेगा 1 से लेकर 9 एम्पियर के बीच, या मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब वो मिली नहीं, मिली का मतलब 10 की पावर -3। तो मिली एम्पियर का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है माइक्रो, ये क्या है मिली, और ये क्या होता है माइक्रो। ऐसा बना देते हैं यू, ऐसा यू, इसका मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो का क्या मतलब है, 10 की पावर -6 एम्पियर। क्या ये बात समझे, तो ये हो गया 10 की पावर -6 एम्पियर, तो हो गया मिली, माइक्रो और सिंपल एम्पियर। तो ये चीज याद रखना। तो करंट रेटिंग में आपको यही वैल्यू मिलेगी। कभी तुम सवाल सॉल्व कर रहे हो, आंसर आ गया 50 एम्पियर, तो एक बार चेक कर लेना कभी कोई गलती तो नहीं कर दी तुमने। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, बेटा एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, तो याद रखना इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे समझ जाओगे। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। सर्किट कनेक्शन मतलब एमीटर लगता कैसा है, तो पहले तो एमीटर का सिंबल याद करो। तो बेटा एमीटर का जो सिंबल होता है, सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। और ये कैसे लगता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। से सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई सर्किट है, मान लो ये एक बल्ब है, ऐसे ही मैं एक और सर्किट बना रहा हूं ये। तो सीरीज का मतलब होता है कि ऐसे अंदर से करंट जाएगा, ऐसे अंदर से जाएगा, है ना। तो इसका मतलब एमीटर कैसे लगाएंगे, ये एमीटर, इसके ये प्लस माइनस 2 साइन होते हैं। तो बेटा इस एमीटर के पॉजिटिव से तुम बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव से बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करो। तो इसको उठा के यहां रख दो, तो बेटा ये ऐसे आ जाएगा, पॉजिटिव से यहां पॉजिटिव, नेगेटिव से यहां नेगेटिव, ठीक है। कैसे कनेक्ट नहीं हो सकता, सर सही तो आपने बता दिया, ये क्या है,
ये बिल्कुल सही तरीका है। गलत तरीका भी बताता हूं कैसे कनेक्ट नहीं करना, तुम्हें कैसे कनेक्ट नहीं करना। देखो कैसे नहीं करना। आप एमीटर को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, ये पैरेलल हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कैसे नहीं कर सकते? बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का नेगेटिव लगा दिया, गलत हो जाएगा। मतलब ऐसे ही लगा दिया लेकिन पॉजिटिव से यहां नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, ये भी गलत है। ये दोनों तरीके गलत हैं, ये दोनों तरीके गलत हैं। अब एक और बोनस, फर्ज करो तुमने कर दिया कनेक्ट, तुमने कर दिया कनेक्ट, हमने तो कर दिया। बताओ रीडिंग कहां तुम्हें मिलेगी? यहां रीडिंग मिलेगी, मतलब वैल्यू एमीटर बता देगा, बता देगा सर, तो वैल्यू मिल जाएगी। सर यहां पर बताना सर, क्या वैल्यू यहां पर बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, तो यहां पर आपको नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं देगा। सर क्या एमीटर ऐसे काम करेगा? अब समझना बेटा, ये जो एमीटर हमने लगा दिया लेकिन बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का नेगेटिव कर दिया। बेटा हमेशा याद रखो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हम इंसानों के लिए है। दिस इज नॉट द करेक्ट करंट या अ गुड प्रैक्टिस, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना। लेकिन करंट को क्या पता कहां माइनस कहां प्लस, तो वो तो आंसर दे देगा। तो यहां तुम्हें आंसर मिल जाएगा, आंसर यानी कि वैल्यू मिल जाएगी। बस फर्क क्या है, आंसर कैसा होगा? इन नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब जैसे मान लो 2 एम्पियर का करंट है, तो यहां कनेक्ट करोगे तो 2, लेकिन इसको उल्टा कनेक्ट कर दोगे तो आंसर -2 होगा। नेगेटिव का मतलब यह है कि एमीटर तुमने गलत उल्टा लगा दिया। तो अगर कभी कोई पूछे कि करंट अच्छी प्रैक्टिस क्या है, सो दिस इज दी अच्छी प्रैक्टिस, करेक्ट वे, है ना, एमीटर को यूज करने का। ये एक अच्छा तरीका नहीं है। याद रखना, अगर करंट नापना है तो तुम्हें तार को काटना पड़ेगा और एमीटर उसके बीच में लगाना पड़ेगा। दैट इज हाउ यू मेजर दी करंट। ठीक है, सो ये बेटा पूरा का पूरा एमीटर को अच्छे से खोल के रखा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है? ये रेंज एंड सेंसिटिविटी। अब समझो बेटा, आपके पास कभी भी कोई भी मीटर हो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एमीटर, चाहे वोल्ट मीटर हो, ओम मीटर हो। रेंज का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें बोलूं एक पत्थर दूं और बोलूं फेंक के दिखा, मैं बोलूं भाई इसकी रेंज तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कौन दूर तक फेंकता है। तो रेंज का मतलब ये होता है कि कौन सा मीटर कितनी दूर तक कितनी बड़ी वैल्यू मेजर कर सकता है। और सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। वो होता है ना, बिग बॉस उसने मुझे हाथ लगाया, बिग बॉस, छोटी सी बात पे बाहर हो गया, क्या हो गया, तो सोचेंगे भी, तो छोटी सी बात का तिनके का पहाड़ बना देना। तो सेंसिटिविटी हमेशा हाई होनी चाहिए। हाँ, मीटर के लिए हाई का मतलब क्या है? हाई का मतलब ये कि छोटी सी भी वैल्यू आ जाएगी ना तो मीटर बता देगा कि है या है। जैसे तुम्हें अपना वजन नापना है तो तुम एक या तो वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओ तो तुम्हारा वजन दिखा देगा बढ़िया। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं अपना वजन नापने के लिए तुम धर्म कांटे पे खड़े हो जाओ तो गलत हो जाएगा। अच्छा, धर्म कांटा, जिनको धर्म कांटा नहीं पता भैया, जितने ट्रक आते हैं दूर दूर से, जयपुर से, कश्मीर से, जो अपने साथ फल लेके आते हैं, उसको वे कैसे करा जाता है? तो पूरे के पूरे ट्रक को एक धर्म कांटा होता है, मतलब एक बहुत बड़ा स्लैब होता है, ट्रक को स्लैब पे चढ़ा देते हैं तो वो टनों के हिसाब से वेट बताता है ना। तुम उस पर खड़े भी हो जाओगे वो हिलेगा तक नहीं, सब पता भी नहीं चलेगा कौन खड़ा हो गया, समझे? तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं धर्म कांटे पे खड़े हो जाऊंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो सोचेगा कि क्या हुआ, ये कुछ पता ही नहीं, है ना। लेकिन क्या मैं वेइंग स्केल पे खड़ा होऊंगा तो वो डिटेक्शन देगा? वो दे देगा, समझ गए ना। तो याद रखना, हर कोई भी जो मीटर है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और रेंज भी ज्यादा होनी चाहिए। तो याद रखना कौन सा मीटर अच्छा है, कौन सा मीटर हाई रेंज एंड हाई सेंसिटिविटी वाला मीटर हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा और महंगा भी होगा। सर इतना सब क्यों बता रहे हो? इतना सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार सीबीएसई के जो पेपर जो भी गया था जो साल, उसमें धमाकेदार पेपर आया बेटा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल रेडी रहो। सीबीएसई आपसे रट्टाफिकेशन नहीं, आपसे कॉन्सेप्ट चाहता है, कॉन्सेप्ट। और ये गैल्वेनोमीटर आज की डेट में कहीं मिलते भी नहीं। कौन यूज करता है? ये यूज करा जाता है। ये क्या होता है? सर ये एमीटर है? नहीं, ये मल्टीमीटर है। क्या है ये? मल्टीमीटर। ये करंट भी नाप देगा, मतलब इसके अंदर एमीटर भी है। ये वोल्टेज भी नाप देगा, मतलब इसके अंदर वोल्टमीटर भी है।
और ये रेजिस्टेंस भी नाप देगा, इसके अंदर ओम मीटर भी है। और इसके साथ जो ये तुम देख रहे हो ECB, ये दिख नहीं रहा होगा अभी इतनी दूर से, शायद दिख नहीं रहा होगा, ECBE कोने पे है। ये क्या करता है, ये बेटा ट्रांजिस्टर्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए है ना। इसके यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ना, इसके साथ प्रोब मिलते हैं, प्रोब, ऐसा इसको प्रोब बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। ये प्रोब होता है, इसको टेस्टिंग के लिए हम लगाते हैं जहाँ नापना है। और ये जो है इसको हम ग्राउंड, इसमें ग्राउंड जो होता है उसमें ऐसा डाल देते हैं। ऐसा एक ब्लैक रेड कलर का भी होता है, इसको फेस का बोलते हैं। अब इसका क्या है, इसका ये जो प्रोब है ना टूट गया है यार, ये टूट गया, शहीद हो गया, नया लेके आऊँगा। और ये जो है इसको डालते हैं तुम फेज में। अब ये वोल्टेज भी नापता है, करंट भी नापता है, बड़ा आसान हो गया ना। आराम से जेब में रख लो इसको, बढ़िया से जेब में रख के चले जाओ। और इसके लिए अलग से एमीटर, अलग से वोल्ट मीटर, अलग से ओम मीटर, 3 डिवाइस कौन लेके घूमेगा यार, समझ रहे हो ना। तो ये सीन है, ठीक है। तो एडवांस में ये है मल्टीमीटर, इसको भी कैसे यूज करता है ये मैं बताऊंगा कैसे, मेरी प्रैक्टिकल क्लासेस में जो तुम्हें मैं जिनकी वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज एमीटर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है देख लो, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, बढ़िया से खत्म होने वाला है। आइए करंट के बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, करंट का फॉर्मूला सब हो गया, याद रखना। आओ देखो क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन। सबसे पहला काम अपन CBSE के एग्जामिनेशन में लिखना सीखेंगे, लिखते कैसे हैं। तो बेटा आपको हमेशा सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन। आपको गिवन क्या दे रखा है, अब सुनो, यूनिट याद है ना, यूनिट के बेस पर तुम्हें पता चल जाएगा। और इसमें तो दे भी रखा है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मतलब तुम्हें टाइम दे दिया कितना, 10 मिनट्स। भैया टाइम मिनटों में नहीं होता, सेकंड्स में लेते हैं। तो इसको कैसे करोगे, इंटू 60 कर दो, यानी 600 सेकंड्स आपको टाइम दे दिया। क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर गया, चार्ज बताना है। तो बड़ा आसान है, आई क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो Q कितना है बेटा पता नहीं, टाइम कितना है बेटा 600, और करंट कितना है, करंट दे रखा है कितना 0.5। बस इसको सॉल्व करो, किसको, बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। आओ करते हैं, देखो Q अपॉन 600, सर 0.5 का मतलब क्या है, आधा, यानी ये कैसा है, आधा। देखो काटो, जो कट रहा है उसको काटो, कैसे काटोगे, कैसे काटोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 300। बस अब क्या करना है, इस 300 को यहां ऊपर फेंक दो, तो Q कितना आया 300 कूलम, 300 कूलम का चार्ज, सिंपल कर। आगे देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पासेस पर सेकंड टू कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1.6 एम्पीयर। ये क्या कह रहा है, गिवन क्या क्या है, फिर से लिखो गिवन, ये लिखने की आदत डालो हमेशा। देखो कोई भी सवाल हो, बच्चे को यही नहीं पता होता कि लिखूं कैसे, और एग्जाम में बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ के आते हैं। अगर तुम ये इतने तरीके से भी लिखते हो ना, तो CBSE स्टेप मार्किंग के नंबर देता है। अगर तुम इस सवाल को पूरा करते लेकिन ये आंसर नहीं निकाल पाते, लेकिन बाकी सारा करते, तो सिर्फ आधा नंबर कटता तुम्हारा। तो ये लिखने की आदत डालो। तो गिवन में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने मेरे से n की वैल्यू पूछी, कितने इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कितने गए, पर सेकेंड टू कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1.6 एम्पियर के 1 सेकेंड में। मतलब टाइम मुझे गिवन है कितना 1 सेकेंड, करंट मुझे गिवन है 1.6 एम्पियर का, और मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है n। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही बताया था ना, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, ये रहा Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। नंबर ये क्या n, ये बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू बेटा ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए n की वैल्यू निकालते हैं, आइए n की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखो। सबसे पहले तो ये देखते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं, फॉर्मूला लिखो, कौन कौन सा फॉर्मूला है बेटा। एक तो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, और एक Q का फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, ठीक है ना। मतलब अगर मैं I और T मुझे गिवन है, यानी मैं I से Q निकाल लूं और फिर Q से या Ne निकाल लूं, तो मैं फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देता हूं। क्या मैं इस Q की जगह Ne रख सकता हूं, रख सकते हैं, तो रख दो। तो आपको मिलेगा I इक्वल्स टू Q की जगह आ जाएगा बेटा Ne डिवाइडेड बाई T क्या है टाइम, आ जाएगा T। N की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, N की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई, N की बेटा ये वैल्यू होगी। अब इसमें वैल्यू रख दो बेटा। I कितना है, I की वैल्यू कितनी है 1.6, तो आ जाओ रख देते हैं, N इक्वल्स टू 1.6। टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो ये तो 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई ई क्या है,
ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ इतना था। आओ इसको काटापीटी करते हैं। तो बेटा 1.6 से 1.6 कट गया, ये n 10⁻−19 ऊपर गया, तो आपको फाइनल आंसर जो मिला n कितना मिला 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे एक सेकंड में, तब जाके 1.6 एम्पियर का करंट बनेगा। तो ये होता है सवाल यहां पर खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप सुनो, पूछ रहा है यूनिट को डिफाइन करना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, अब देखो कैसे निकालते हैं। I = Q/T, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर है, मतलब यहां पे 1 आना चाहिए, I की जगह 1। आओ लिखो I की जगह 1 एम्पियर। बताओ यहां 1 एम्पियर कब आ सकता है, जब यहां पे 1 Q का चार्ज हो और टाइम 1 सेकेंड हो। हाँ या ना, हाँ या ना, तभी तो वो 1 एम्पियर आएगा, है ना। क्यों सर, यहां 10 हो जाए और यहां 5 आ जाए तो 2 एम्पियर होगा। समझ गए ना, 1 एम्पियर डिफाइन हमें क्या करना है 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर किसके बराबर हो गया, जब 1 कूलम का चार्ज बहा 1 सेकेंड में। हो गई डेफिनेशन। इसी चीज को अंग्रेजी में फैंसी टर्म्स में लिख देते हैं। सो आप कैसे लिख सकते हो, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट constitutes due to the flow of 1 coulomb of charge in 1 second। खत्म, और क्या हो गया, खत्म। इसी बात को हमने अंग्रेजी में लिख दिया, टीचर ने नंबर दे दिया, हम खुश, टीचर खुश, क्या चाहिए और। समझ गए, तो ये खत्म। आइए देखते हैं बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा हायर लेवल पे आ जाता है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द करंट थ्रू एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमारे पास बेटा IT ग्राफ है, IT ग्राफ है। इसने स्लोप बना के दे दी कि भैया ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द टोटल चार्ज दैट पासेस द एलिमेंट एट इतना इतना और इतने सेकंड पे। मतलब 0 सेकंड पे, 2 सेकंड पे और 5 सेकंड पे। आइए बेटा इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्या चलेगा, रेड से करवा दो। देखो टाइम 0 कहाँ है, पहले तो ऐसे ही देखो, टाइम 0 यहाँ है। जब टाइम 0 यहाँ है 0, तो कितना चार्ज जा रहा होगा। आओ फॉर्मूले में लगा के देखते हैं, फॉर्मूले में लगा के देखते हैं। आ जाओ, पहला व्हेन t = 0। तो सर फॉर्मूला होता है I = Q/T। मुझे Q निकालना है, चार्ज पूछ रहा है, तो सर Q बराबर हो जाएगा I टाइम्स ऑफ T के। सर टाइम तो 0 है, मतलब करंट कुछ भी हो, जैसे ही I को 0 से गुणा करूंगा तो आंसर 0 आएगा। यानी आंसर क्या आ गया, 0 कूलम। तो आंसर कितना आ गया, 0 कूलम। फर्स्ट तो सर यहां निपट गया। अब आ जाते हैं सर सेकंड पे। सेम टाइम कितना है 2 सेकंड, तो T कितना है 2 सेकंड। आ जाओ करो सर, I होता है Q/T, तो Q हो गया सर IT। सर I कितना है, टाइम कितना है 2 सेकंड, और I कितना है, अब यहां देखो 2 सेकंड, ये रहा 2 सेकंड, 2 सेकंड पे ये रहा, ये कितने पे आ रहा है, ये आ रहा है 5 एम्पियर पे। मतलब 2 सेकंड पे 5 एम्पियर का करंट है, 2 सेकंड पे 5 एम्पियर का करंट है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा 5 2 = 10, यानी कि 10 कूलम। यानी हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया 10 कूलम। ये आया हमारे पास टाइम 2 पे। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, जब टाइम 5 है तो सेम व्हेन T = 5। तो सेम फॉर्मूला, I क्या होता है बेटा, I होता है Q/T। तो Q हो गया बेटा IT। I कितना है, टाइम तो देखो 5 है। ग्राफ में आ जाओ, देखो ग्राफ में तुम्हें क्या पता चल रहा है, जब टाइम 5 था, 5, तो करंट कितना है। देखो इस पॉइंट पे 5 पे करंट कितना है 0। 5वें सेकंड पे करंट 0 हो गया, यानी I भी 0 हो जाएगा। तो Q कितना आ गया 0 कूलम। तो बेटा इसका भी आंसर 0 कूलम होगा, ठीक है ना। टाइम 0 पे करंट, क्योंकि 0 था, करंट 0 था, टाइम 0 था, तो ऐसे में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। जैसे 2 सेकंड्स पे आया, तो 2 सेकंड्स पे ये 5 था, तो 5 दूनी 10, तो ये 10 आ गया बेटा।
और तीसरा हमारे पास I इक्वल्स टू क्यू बाई टी में जब टाइम 5 था तो करंट 5वें पे बेटा 0 आ रहा है, तो यहां पर भी कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। सो दैट इज हाउ डू इट। इसी के साथ हमारे चार्ज और करंट का कॉन्सेप्ट होता है खत्म, और खत्म होते हमारी ये वीडियो भी। आगे की और भी वीडियो आएगी, तब तक के लिए इस वीडियो को देखो, क्वेश्चंस बनाते रहो और टेंशन मत लो, फिजिक्स एंजॉय करते रहो, क्योंकि खड़ा हूं बेटा आप सभी के साथ। तुम और मैं दोनों मिलके पास नहीं टॉप करेंगे। बाय बाय।